अशोकलाल शादी की तैयारियों में व्यस्त था। कुछ देर बाद उसके घर बारात आने वाली थी। वो खुश भी था और उदास भी। खुश इसलिए कि उसकी दोनों बेटियों की डोली आज इस घर से उठने वाली थी, और उदास इसलिए कि उनके जाने के बाद उसका आंगन सूना हो जाएगा। वो बार बार अपनी बेटियों को झांक कर देखता जो दुल्हन के जोड़े में तैयार बैठी थी। उसकी आंखें भर जाती, लेकिन वो अपने आंसू किसी को नहीं दिखाता और छिप छिप कर रो लेता। लेकिन थोड़ी देर पहले ही उसकी दोनों बेटियों ने उसे रोते हुए देख लिया और वो उनके पास आई। क्यों रो रहे हैं बाबा? हमारे जाने से दुख होगा आपको, फिर क्यों भेज रहे हैं हमें? बाबा अभी हमें मत भेजो ना, अभी तो हम बहुत छोटे हैं। अपनी बेटियों की बात सुनकर अशोकलाल उन्हें गले से लगा लेता है। हमीरपुर में रहने वाला अशोकलाल कबाड़ी का काम किया करता था। उसके घर में उसकी पत्नी रत्ना के अलावा दो बेटियां सीमा और गुड़िया थी। सीमा की उम्र 9 साल और गुड़िया 11 साल की थी। दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। अभी कुछ दिनों पहले रत्ना की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। अशोकलाल को उसके इलाज के लिए 2 लाख रुपए उधार लेने पड़े थे, जिसका ब्याज उसे हर महीने चुकाना पड़ता था। अशोकलाल के परिवार की गाड़ी किसी तरह चल रही थी। एक कबाड़ी वाले, टूटे फूटे बर्तन, पुरानी कॉपी किताब, न्यूज़पेपर, एक कबाड़ी वाले। तभी एक औरत एक घर से निकलकर उसे आवाज लगाती है। ए कबाड़ी, न्यूज़पेपर कैसे ले रहे हो? 7 रुपए किलो। 7 रुपए? अभी पिछले महीने तो मैंने 9 रुपए में बेचा था। नहीं मेम साहब, 2 साल से यही रेट है। पूरा दिन अशोकलाल इसी तरह लोगों के यहाँ से कबाड़ इकट्ठा करता, फिर उसे कबाड़ के बड़े व्यापारी को बेच देता। उस दिन भी वो उसी तरह शाम को अपने घर पहुंचा तो देखा उसकी बड़ी बहन और जीजा जी उसके घर आए हुए थे। अशोकलाल ने पैर छूकर प्रणाम किया। अरे आप कब आई? न फोन न आने की कोई बात, सब खैरियत तो है? अशोकलाल की बहन कुछ बोलती उससे पहले उसकी पत्नी रत्ना ने उससे कहा, दीदी रिश्ता लेकर आई है। रिश्ता? अरे मैं समझा नहीं। अरे भाई मैं समझाती हूँ। मुझे अपनी सीमा और गुड़िया के लिए 2 लायक लड़के मिले हैं। ये आप कैसी बात कर रही हो? वो दोनों तो अभी बहुत छोटी हैं। अशोकलाल की बात सुनकर उसकी बहन मुंह बनाते हुए बोलती है, तो क्या उनके बड़े होने का इंतजार करोगे? जब भाभी की शादी हुई थी तो वो उस समय 11 साल की ही तो थी, और मेरी शादी तो 10 साल में ही हुई थी ना। हमारी बिरादरी में तो शादी कम उम्र में ही होती है ना। अरे हमारा जमाना कुछ अलग था बहन, अब दुनिया बदल गई है। तो क्या चाहते हो? इन दोनों को घर बिठा कर रखना है, और कल को कोई ढंग का लड़का इन्हें बिरादरी में नहीं मिला, जब इनकी उम्र बढ़ जाएगी, फिर बिठा कर अपनी छाती पर मूंग दलवाना दोनों से, और उस समय मुझे मत कहना कि लड़का खोज दो। हाँ। अपनी बहन की बात सुनकर अशोकलाल सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बहन की बात का क्या जवाब दे। देखो भाई, आपकी कमाई कितनी है ये किसी से छिपी नहीं है, और महंगाई का तो आपको पता ही है। कल को इनकी शादी के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? अभी माथे पर खुद इतना सारा कर्ज है, कैसे करेंगे सब? वैसे भी तुम्हें कल भी इनकी शादी करनी है, तो क्यों ना आज ही कर दी जाए? अपनी बहन के तर्कों के आगे अशोकलाल ने घुटने टेक दिए। वो अपनी दोनों बेटियों की शादी के लिए तैयार हो गया। कुछ दिन बाद दोनों लड़के अशोकलाल की बेटियों को देखने आए। अशोकलाल और रत्ना ने जब उन्हें देखा तो दोनों चौंक गए, क्योंकि उन दोनों की उम्र 40 साल से ज्यादा थी और दोनों की पहले शादी भी हो गई थी। लेकिन दुर्भाग्य से उनकी पत्नियां नहीं रही। ये बात तो उसकी बहन ने बताई ही नहीं थी। उन दोनों के जाने के बाद अशोकलाल ने अपनी बहन से इस बारे में पूछा। इसी को कहते हैं भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैंने 2 लड़के ला कर दिए, जिन्हें शादी में 1 पैसा दहेज भी नहीं चाहिए, और तुम उम्र लेकर बैठ गए। अरे उम्र का क्या अचार डालना है? वैसे भी लड़कों की उम्र नहीं देखी जाती। अशोकलाल और रत्ना मजबूर थे। एक तो पैसों की मजबूरी उनके साथ थी, और दूसरा बिरादरी का दबाव भी था उन पर। वे शादी को तैयार हो गए। 5 दिन बाद शादी की तारीख तय हुई। इधर इन दोनों छोटी बच्चियों को शादी का मतलब भी नहीं पता था। एक दिन जब वे दोनों स्कूल जा रही थीं, तो उन्होंने एक सवाल अपनी माँ से पूछा। माँ, जब हमारी शादी हो जाएगी तो क्या हम स्कूल जाएंगे? उनकी बातों का रत्ना क्या जवाब देती? वो चुप रही। स्कूल में भी सीमा और गुड़िया ने अपनी सहेलियों से अपनी शादी की बात बताई। बच्चों से होते होते ये बात उनकी सुनीता मैडम तक पहुंची। सुनीता मैडम ने उन दोनों को बुलाया और उनसे बात की। जी मैम, हमारी शादी अगले महीने है। ये तुम्हें किसने बोला? माँ ने बताया। हमें तो अंकल देखने भी आए थे। अंकल? जी मैडम, उन्हीं अंकल से तो हमारी शादी हो रही है। उन दोनों की बात सुनकर सुनीता मैम आश्चर्यचकित रह गईं।
ये तो सीधा सीधा बाल विवाह का मामला है जो कि गैर कानूनी है। मुझे उन बच्चियों की मदद करनी होगी। सुनीता उसी दिन अशोक लाल के घर जा पहुंचती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है। अशोक लाल की बहन भी उस समय वहां आई हुई थी। सुनीता ने जैसे ही अशोक लाल को ये शादी रोकने के लिए कहा तो अशोक लाल की बहन चिढ़ गई। माफ करिएगा टीचर जी, लेकिन ये हमारा घरेलू मामला है और आप इनसे दूर रहें तो अच्छा रहेगा। मैं मानती हूँ कि सीमा और गुड़िया आपकी अपनी भांजी हैं, लेकिन ये आपका घरेलू मामला तो बिल्कुल नहीं है। ये सामाजिक मामला है। दोनों बच्चियां मेरे स्कूल की छात्रा हैं और मेरा फर्ज है कि मैं उनके साथ कुछ भी गलत ना होने दूं। ये कैसी बातें कर रही हैं आप टीचर जी? भला शादी में क्या गलत है? शादी में गलत नहीं है, लेकिन कम उम्र में शादी गलत है। ये गैर कानूनी है। सुनीता ने अपनी बात उन्हें समझाई, लेकिन अशोक लाल की बहन को उनकी कोई बात समझ नहीं आई। उल्टा उसने सुनीता मैडम को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। दुर्भाग्य की बात ये थी कि इस बार अशोक लाल ने भी चूं तक नहीं किया। इधर सुनीता ने भी हार नहीं मानी। उन बच्चियों की शादी वाले दिन वो थाने पहुंची और इस बाल विवाह के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी। इंस्पेक्टर इंदिरा ने जैसे ही बाल विवाह की बात सुनी वो चौंक गई। मैडम, बहुत उम्मीद लेकर मैं आपके पास आई हूँ। उन बच्चियों का जीवन बचा लीजिए, नहीं तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आप बिल्कुल फिक्र न करें, मेरे रहते हुए उन बच्चियों का जीवन खराब नहीं होगा। अशोक लाल को बारात के आने की सूचना मिल गई थी। तय वक्त पर बारात आ गई। उधर सुनीता इंस्पेक्टर इंदिरा के साथ अशोक लाल के घर की ओर निकल पड़ी, लेकिन बीच रास्ते में ही उनकी जीप का टायर पंचर हो गया। इस टायर को भी अभी पंक्चर होना था। अब हम क्या करेंगे मैम? कहीं हमें वहाँ पहुँचने में देर न हो जाए। तब इंस्पेक्टर इंदिरा ने अपने हवलदार को कहा कि वो जीप का पंक्चर बनवा कर आए। वे पैदल ही जाएंगी। इंस्पेक्टर इंदिरा और सुनीता पैदल ही अशोक लाल के घर की ओर चल पड़ी। उधर मंडप पर दोनों लड़कियां आ गई थीं। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। वो दोनों बेचारी बच्चियां असहाय सी होकर मंडप पर बैठी थीं। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर इंदिरा सुनीता के साथ पहुँच गई। बंद करो, तुरंत बंद करो, ये शादी नहीं हो सकती, ये गैर कानूनी है। इंस्पेक्टर को देखकर वहां सभी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। दोनों लड़के फरार होने की फिराक में थे, लेकिन इंस्पेक्टर ने उन्हें पकड़ लिया। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अपनी उम्र देखी है और इन बच्चियों की उम्र देखी है? कहाँ है इनके माता पिता? मैं सबको जेल भेजूंगी। अशोक लाल इंस्पेक्टर इंदिरा के पास आते हैं। आप लोग इनके माता पिता हैं या इनके दुश्मन हैं? आपको अपनी बच्चियों की जरा भी फिक्र नहीं है? अरे शादी की उम्र होती है, सरकार ने उम्र तय भी कर रखी है, लेकिन आप लोग मनमानी करते हैं। लेकिन मैडम, हमारी बिरादरी में तो कच्ची उम्र में ही शादी हो जाती है। अरे कच्ची मिट्टी के बर्तन में आप खाना बनाती हैं क्या, या उनका इस्तेमाल करती हैं? जी नहीं। जब बर्तन कच्चे इस्तेमाल नहीं करती तो कच्ची उम्र में शादी कैसे कर रही हैं? और किस बिरादरी की बात आप कर रही हैं? अगर कोई बिरादरी बाल विवाह का समर्थन करती है तो ये अपराध है और अपराधियों को जेल जाना पड़ता है। अशोक लाल को अपनी गलती का एहसास होता है। अशोक लाल की बहन भी शर्मिंदा हो जाती है। उन दोनों को 1 महीने की जेल होती है। फिर उन्हें जमानत पर इस शर्त पर छोड़ा जाता है कि दोबारा वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। सुनीता के प्रयास से एक बालिका कम उम्र में वधू होने से बच जाती है। आपके समाज में भी आपको कुछ ऐसा दिखता है तो इसके खिलाफ आवाज उठाएं। इंदिरा का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में हुआ था। उसके पिता भारतीय फौज में इंजीनियर थे और उसकी मां स्वास्थ्य विभाग में काम करती थी। इंदिरा अपने माता पिता की दूसरी संतान थी। उसकी एक बड़ी बहन तथा एक छोटा भाई भी था। इंदिरा को बचपन से ही खेल कूद का बड़ा शौक था। उसे फुटबॉल और वॉलीबॉल जैसे खेल बहुत पसंद थे। इंदिरा अभी छोटी ही थी कि एक दिन उसके पिता का देहांत हो गया। पिता के देहांत के बाद उसके परिवार की जिम्मेदारी उसकी बड़ी बहन के पति ने उठाई। बड़ी होने तक इंदिरा ने फुटबॉल और वॉलीबॉल में कई राष्ट्रीय पदक जीते थे और इसी प्रतिभा के दम पर उसका सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो गया था। एक दिन इंदिरा खुशी खुशी घर आई और चहकते हुए अपनी माँ से लिपट गई। अरे क्या हुआ? ऐसी कौन सी बात हो गई जो तू इतना चहक रही है? माँ, इंडियन आर्मी की चिट्ठी आई है, मेरा सिलेक्शन हो गया है। मुझे 1 हफ्ते के अंदर दिल्ली हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करना है। इंदिरा की बातें सुनकर माँ की आंखें खुशी से छलक उठी। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जब इंदिरा को दिल्ली के लिए निकलना था। इंदिरा की सब तैयारी पूरी हो चुकी थी। अच्छा माँ, अब मैं निकलती हूँ, गाड़ी का समय हो गया है। अपना ख्याल रखना और खाना समय पर खा लिया करना। और देख, बाहर का ज्यादा कुछ मत खाना। मैंने तेरे सामान में कुछ लड्डू और मठरियाँ रख दी हैं, उन्हें तू ही खाना, किसी को बांट मत देना। हाँ माँ, मैं अपना ख्याल रखूंगी। अब मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो तुम इतनी चिंता कर रही हो। हाँ, मालूम है बहुत बड़ी हो गई, मगर चाहे तू कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए,
मेरे लिए तो तू बच्ची ही रहेगी। इसके बाद इंदिरा अपनी माँ से गले मिलती है और घर से निकल जाती है। उसकी आंखों में आने वाली जिंदगी के रंगीन सपने तैर रहे थे, मगर उसे मालूम नहीं था कि ट्रेन का ये सफर हमेशा के लिए उसकी जिंदगी को बदल कर रख देने वाला है। रात का समय था। ट्रेन में सब लोग खाना खाकर सोने जा रहे थे। इंदिरा ने भी खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगी। तभी वहां चादर ओढ़कर बैठे कुछ लोग उठे और उन्होंने अपनी जेबों से चाकू और पिस्तौल निकाल लिए। इंदिरा को समझते देर न लगी कि ये लोग लुटेरे हैं जो ट्रेन में मुसाफिरों को लूटने के लिए भेस बदल कर बैठे थे। लूटपाट करते हुए वो लुटेरे इंदिरा के पास आए। इंदिरा के गले में सोने की चेन थी। लुटेरों की नजर उस पर पड़ गई। चल, ये सोने की चेन निकाल। नहीं, ये चेन मेरे पिता की आखिरी निशानी है, मैं ये तुम्हें नहीं दूंगी। अरे देगी कैसे नहीं। इतना कहकर वो जबरदस्ती उसके गले से चेन छीनने लगा। इंदिरा ने चेन को बचाने की कोशिश की और इसी धक्का मुक्की में वो चलती ट्रेन से बाहर गिर गई और उसका एक पैर ट्रेन के नीचे आ गया। इंदिरा भयानक दर्द से चीख उठी और फिर बेहोश हो गई। रात भर वो उसी तरह पटरी के किनारे बेहोश पड़ी रही। उसका पैर कटकर अलग हो चुका था। इससे भी बुरा ये हुआ कि रात भर पटरी के आसपास रहने वाले चूहे इंदिरा के कटे पैर से मांस नोच नोच कर खाते रहे। सुबह रेलवे के कुछ कर्मचारियों की नजर बेहोश पड़ी इंदिरा पर पड़ी। वो उसे उठाकर अस्पताल ले गए। उसका एक पांव कटकर शरीर से अलग हो चुका था। दूसरे पांव की हड्डी भी कई जगह से टूट चुकी थी और साथ ही साथ उसकी रीढ़ की हड्डी में भी फ्रैक्चर हो गए थे। इंदिरा पूरे 3 दिन तक बेहोश रही। 3 दिन बाद जब उसे होश आया तो अपनी इस हालत पर उसे रोना आ गया। उसकी माँ और घर वाले उसे घेर कर खड़े थे। उसे रोता देखकर उसकी माँ भी रोने लगी। तभी वहां डॉक्टर आया। इंदिरा का ऑपरेशन करना होगा, लेकिन इस तरह के ऑपरेशन की सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है। इन्हें दिल्ली के अस्पताल में एडमिट करना हो। इंदिरा को दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में लाया गया जहां उसका ऑपरेशन किया गया और उसे नकली पांव लगाया गया। अभी भी उसे पूरी तरह से ठीक होने में कम से कम 4 महीने का समय लगता, इसलिए उसे अस्पताल में ही रखा गया। अस्पताल में पड़ी इंदिरा पूरे दिन बस आंसू बहाती रहती थी। एक दिन जब इंदिरा अस्पताल में अपने बिस्तर पर अकेली थी तब, हे भगवान, ये क्या हो गया? भविष्य के सारे सपने मिट्टी में मिल गए। तभी उसके सामने टीवी पर एक न्यूज आई। कैंसर को मात देकर भारतीय खिलाड़ी युवराज सिंह भारत लौटे। एकाएक इंदिरा के मन में एक बात आई, यहाँ लोग कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी को मात दे रहे हैं और मैं इतने से ही घबरा गई। अगर मुझे मरना होता तो मैंने उसी पटरी पर दम तोड़ दिया होता। हे भगवान, अगर तूने मुझे बचाया है तो जरूर मेरे जीवन में कुछ अच्छा लिख रखा होगा। मैं अपाहिजों की जिंदगी नहीं जीऊंगी। ये मेरा दूसरा जन्म है। अब मैं एवरेस्ट फतेह करूंगी और लोगों को दिखा दूंगी विकलांग होना कोई शाप नहीं है। हाँ, बस थोड़ी बदकिस्मती जरूर है, मगर ये बदकिस्मती तुम्हारे सपनों को पूरा करने से नहीं रोक सकती। इस सोच ने इंदिरा के रोम रोम में जोश भर दिया। इस इच्छा शक्ति के कारण वो 2 महीनों में ही ठीक हो गई। डॉक्टरों के भी आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उनके जीवन का ये शायद पहला ऐसा केस था जिसमें मरीज अपने तय समय से पहले ही ठीक हो गया था। इन 2 महीनों में न सिर्फ इंदिरा ठीक हुई थी, बल्कि अपने नकली पैर पर चलना भी सीख लिया था उसने। अब समय था अपने सपने को पूरा करने का। इसके लिए वो भारत की पहली महिला पर्वतारोही जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया था उनसे मिली। तुमने इस हालत में एवरेस्ट फतेह करने की सोची? अरे, तुम तो एवरेस्ट फतेह कर चुकी हो। अब बस दुनिया को तारीख पता चलनी बाकी है। मुझसे जो भी मदद हो पाएगी मैं करने को तैयार हूँ। इनकी तरह कई और लोगों ने भी इंदिरा को अपने सपने को पूरा करने में मदद की और आखिर में वो दिन भी आया जब इंदिरा अपने दल के साथ एवरेस्ट फतेह करने के अभियान पर निकली। 7 दिन की थका देने वाली यात्रा के बाद वो लोग एवरेस्ट की घाटी में पहुंचे। दोस्तों, अब हम एवरेस्ट की घाटी में पहुंच चुके हैं। कल से हम एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू करेंगे। आज आप लोग आराम से सो जाइए। इंदिरा भी अपने टेंट में सोने चली गई। अगले दिन जब वो उठी तब उसे एक बुरी खबर पता चली। दोस्तों, मौसम विभाग की चेतावनी आई है कि आगे पूरे 1 सप्ताह मौसम खराब रहेगा। इस स्थिति में हम एवरेस्ट की चढ़ाई नहीं कर पाएंगे। हमें अपना मिशन यहीं रोकना पड़ेगा। नहीं, मैं यहाँ इस तरह निराश होकर वापस जाने नहीं आई हूँ। अब अगर मैं जाऊंगी तो एवरेस्ट पर तिरंगा फहरा कर ही जाऊंगी। दल के मुखिया और बाकी लोगों ने इंदिरा को लाख समझाया, मगर एक बार वो जो फैसला ले चुकी थी
उससे टस से मस न हुई। आखिर लोग उसे उसके हाल पर छोड़कर वहां से लौट गए। इंदिरा ने अपनी चढ़ाई शुरू की। मौसम विभाग के कहे अनुसार मौसम दिनों दिन खराब होता चला गया, मगर इंदिरा ने हार नहीं मानी और विशाल एवरेस्ट को अपने बनावटी पैरों से रौंदते हुए आगे बढ़ती रही। इसी चढ़ाई के दौरान एक दिन मौसम हद से ज्यादा खराब हो गया। इंदिरा को भी अपने कदम कुछ देर के लिए रोकने पड़े। रात का समय था, आसमान में चांद उगा हुआ था, ठंडी बर्फीली हवाएं पेड़ों को झुका रही थी। इंदिरा एक चट्टान की ओट में बैठी थी, तभी उसे एक गुर्राहट की आवाज सुनाई दी। फिर उसे अंधेरे में दो सुर्ख आंखें चमकती हुई दिखाई दी। ये पहाड़ी पर रहने वाला विशाल भेड़िया था। उस भेड़िए ने अपने शिकार इंदिरा की खुशबू सूंघ ली थी। वह सधे कदमों से उसकी ओर बढ़ने लगा। विशाल भेड़िए को सामने देखकर इंदिरा का दिल धक धक करने लगा। डर के मारे उसका सारा शरीर बर्फीला तूफान होने के बावजूद पसीने से भीग गया। लगता है अब मेरा अंत आ गया है। मैं अपाहिज भला इस भेड़िए का मुकाबला कैसे कर पाऊंगी? मुझे भी दूसरे लोगों के साथ वापस लौट जाना चाहिए था। मगर तभी जैसे उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। नहीं, अगर मुझे मरना ही होता तो मैं उसी दिन मर गई होती। अरे, जब वो भयानक रात मुझे नहीं मार पाई तो इस भेड़िए की क्या मजाल। इतना सोचते ही इंदिरा पूरे जोश के साथ उठ खड़ी हुई। अब वो खौफ से बाहर आ चुकी थी। उसके सारे शरीर में सनसनी दौड़ रही थी और फेफड़ों में सर्द लहर। उसने भेड़िए की आंखों से आंखें मिलाई। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए भेड़िए की ओर बढ़ने लगी। अब डरने की बारी भेड़िए की थी। आज तक उसके सारे शिकार उससे डरकर भागते रहे थे, मगर आज पहली बार कोई शिकार उसकी आंखों में आंखें मिलाकर उसकी ओर बढ़ रहा था। इंदिरा का रौद्र रूप देखकर वो दुम दबाकर भाग गया। इस जीत ने इंदिरा के जोश को दोगुना कर दिया। कुछ ही दिनों में सब बाधाओं को पार करते हुए उसने एवरेस्ट की चोटी पर अपना कदम रख दिया। इंदिरा ने एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा लहराया। आज इंदिरा उस भयानक काली रात को भूल चुकी थी जिसने उसे अपाहिज बनाया था। आज वो एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी सूरज से आंखें मिला रही थी। अपनी अपंगताओं से संघर्ष करते हुए इंदिरा ने जो मुकाम हासिल किया था उस पर उसे आसमान भी सलामी दे रहा था। और सिर्फ एवरेस्ट ही नहीं, एक एक करके उसने अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, इन सभी महादेशों की 7 दुर्गम चोटियों को फतेह करने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग बनी और अपना नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया। आदमी विकलांग सिर्फ मन से होता है साहब। अगर मान लो तो हार है, अगर ठान लो तो जीत।